हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो बेटा लास्ट हम इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। उसके कुछ न्यूमेरिकल भी निकाले थे। आज हम इस चैप्टर को खत्म करने से पहले इसके एक दो क्वेश्चंस और हैं बेटा, ठीक है। एक आध हीटिंग इफेक्ट के ऊपर है, एक दो सेल के ऊपर है, ठीक है। फिर कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा आपको सम करवा दूंगा मैं, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, जो हमारे कम्बिनेशन रेजिस्टेंस है, किरचॉफ्स लॉ वगैरह है, मीटर बीज है, पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, उसके ऊपर। तो अब चलते हैं, पर कुछ एक क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। तो देखो बेटा एक बार, तो पहले मैं क्वेश्चन नोट करो पहले से बेटा। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक kettle used for heating water has two heating elements. One raises the temperature of water by delta theta in time t1, and another in time t2. Assuming no loss of heat. Find the time taken to raise the temperature by delta theta. फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर, when heating elements are connected in series, और नंबर 2, when heating elements are connecting in parallel. ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो पहले। कहते हैं इलेक्ट्रिक केटल है, यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर, हैज टू हीटिंग एलिमेंट। उस केटल के अंदर दो एलिमेंट है। जैसे हम ये मान लें कि हमारे पास उसमें दो रोड लगी हुई है, ठीक है। दोनों, वन रेजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर डेल्टा थीटा इन टाइम t1। पहला डेल्टा थीटा आ गया, इसके जगह न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कुछ मिल सकता है। तो पहला इस टेम्परेचर तक बढ़ाने में, इनिशियल दोनों का सेम टेम्परेचर था, पहले मानो 0 था, 0 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। तो पहले वाले ने टाइम कितना लिया t1, 10 डिग्री तक बढ़ाने में टाइम कितना लिया t1, एंड अनदर दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट था वो टाइम ले रहा है t2। टेम्परेचर सेम है, उतना ही, 0 से 10 या 10 से 20 कोई भी हो सकता है, एनीवन। यानी सेम टेम्परेचर डिफरेंस करने में पहला वाला टाइम ले रहा है t1, दूसरा वाला टाइम ले रहा है t2। और एक्सटर्नल लॉस ऑफ हीट कोई नहीं है, एयर में, वहां पे साउंड में कोई लॉस ऑफ हीट नहीं है बिल्कुल भी। फाइंड द टाइम टेकन टू रेज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर यानी उतना ही, मान 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में ये कितना ले रहा है टाइम t1, मान ये ले रहा है तुम्हारा 5 सेकेंड, ये ले रहा है 10 सेकेंड। तो अगर हम क्या करें, दोनों रोड को एक साथ यूज करें, एक साथ उसी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो व्हेन हीटिंग एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक बार उन दोनों को सीरीज में जोड़ के देखें, फिर उन दोनों को पैरेलल में जोड़ के देखें। अब ये देखना है कि कब टाइम ज्यादा लगेगा, यानी हमारा यूजफुल कब है। हम दोनों रोड को सीरीज में जोड़े तब जल्दी पानी गर्म होगा, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर तक, डेल्टा थीटा टेम्परेचर तक जल्दी कौन गर्म कर देगा,
जब दोनों को सीरीज में यूज करें या दोनों को पैरेलल में यूज करें। कब जल्दी गर्म करेगा पानी, ठीक है, कब टेम्परेचर डेल्टा थीटा तक पहुंच जाएगा। तो नोट कर लिया क्वेश्चन, देखो अब इसको। तो पहले फर्स्ट कॉइल के लिए बात करेंगे। फॉर फर्स्ट कॉइल, to raise the temperature delta theta, amount of heat required, या हीट प्रोड्यूस हो हमारे पास है, ठीक है। अब वो हीट कितनी थी, हीट प्रोड्यूस कितनी होती है बेटा, रिक्वायर्ड कर दो, हीट प्रोड्यूस कर दो उसके अंदर। हीटिंग इफेक्ट में आपको बताया था, अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट प्रोड्यूस कितनी होती है बेटा, H इज इक्वल टू, ये लिखा था ना, I स्क्वायर आर टी। और अगर किसी का रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी हीटिंग एलिमेंट का, किसी भी बल्ब का, तो मैंने आपको पावर वाला नहीं बताया था कि वो उसकी पावर जो होती है P, वो क्या होती है V स्क्वायर बाई आर, और जो हीट जो होती है एंड H, वो पावर इनटू क्या होती है, टाइम, ये होती है बेटा। तो जो H हो जाएगी, H वो क्या बनेगी, P इंटू टी। तो जो H आ जाएगा वो क्या बनेगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो अगर फर्स्ट कॉइल की अगर बात करते हैं, पहली कॉइल की अगर बात करते हैं, तो इस H की जगह हमारे पास हीट प्रोड्यूस H1 या H इवन हमारे पास हीट तो इसे, तो बताओ कितना आ जाएगा बेटा, H इक्वल टू वोल्टेज, दोनों के लिए सोर्स तो एक ही है, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, अलग है, R1 एक का R2, और टाइम पहले वाले का कितना है, T1। तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R1 इंटू T1। अब यहाँ पे हीट, टेम्परेचर हमारे पास ये क्या है, टेम्परेचर डेल्टा थीटा टेम्परेचर। तो बताओ अगला चलो, दूसरा क्या है, फर्स्ट हो गया, फॉर सेकंड कॉइल, और सेकंड एलिमेंट या सेकंड कॉइल कह सकते हैं, सेकंड फर्स्ट एलिमेंट है ना, वहां पे तो एलिमेंट डालना भी, फॉर फर्स्ट एलिमेंट, फॉर सेकंड एलिमेंट। अच्छा यहां से रेजिस्टेंस तो निकाले पहले, काम तो रेजिस्टेंस के लिए काम करा था मैं। तो यहां से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R कितना आ जाएगा, R1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा V स्क्वायर T1 और डिवाइड बाई H, ठीक है। चलो सेकेंड एलिमेंट के लिए हम कितना करेंगे बेटा, सेकेंड एलिमेंट का हमारे पास आ जाएगा, सेम कर दो ऐसे ही सीधा, R2 वो हो जाएगा V स्क्वायर T2 और डिवाइड बाई H। हमारे पास R1 भी हो गया, R2 भी हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो। अब फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, पहला इक्वेशन से। इफ बोथ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब उनको सीरीज में जोड़ देंगे। तो अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगी H इज इक्वल टू, वो क्या करेंगे बेटा, फिर हम फॉर्मूला इसी से, तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अब क्या हो जाएगा, वो R इक्विवेलेंट नेट, और टाइम कितना लेगा, T, टोटल टाइम T, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे। चलो भाई V स्क्वायर डिवाइड बाई, अगर उनको सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 प्लस R2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 इनटू टाइम T, टोटल टाइम है T। R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, बस कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करो, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। मैं ऐड कर दूं, चलो बताओ कितना आएगा, S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, यहां पूछेगा है नहीं, चलो आप इसको नोट करो, फिर मैं इसको करवाता हूं आगे। इसको नोट करें बेटा पहले जल्दी से, हो गया। चलो देखो करो, वैल्यू पुट कर दे, फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। x जो आ जाएगी वो आ जाएगा v स्क्वायर इंटू टी एंड डिवाइड बाई r1 प्लस r2। r1 क्या है v स्क्वायर t1 डिवाइड बाई h प्लस इसका सेकंड का क्या है v स्क्वायर t2 डिवाइड बाई h। करो एलसीएम लो, सोल्व करो, कितना आ जाएगा भाई, ऊपर है v स्क्वायर, नीचे हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर v स्क्वायर बाई h कॉमन ही तो आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा t1 और प्लस क्या बचेगा t2 और मल्टीप्लाई बाय क्या है इसके t। तो भाई क्या होगा, ये v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल और ये h कहां जाएगा ऊपर। नोट कर लेने तो आपने, ये वाली याद रखना, आगे भी काम आएगा। चलो मैं यहां लिख देता हूं। तो ये जो h आया, ये जो h आया, ये h भी कहां जाएगा ऊपर, h इंटू टी और डिवाइड बाय आ गया t1 प्लस t2, h से h भी क्या हो गया कैंसिल। तो ये t जो आया वो किसके इक्वल आया, ये t जो आया वो इक्वल आ गया t1 प्लस t2। मतलब अगर दोनों कॉइल्स को सीरीज में जोड़ोगे, एक एलिमेंट, एक रोड ये है, एक एंड ये हो गया, दूसरा एंड ये हो गया, अगली रोड भी ऐसे जोड़ोगे, उस एंड से उसका फर्स्ट एंड, उसका लास्ट एंड, उन दोनों वायरों से और एक यहाँ वायर से हम उसमें सेम सर्किट में जोड़ देंगे। यानी ये रोड है, एक रोड ये हो गया, एक एंड ये है, एक एंड ये है, अगली रोड ये है, एक एंड ये एंड है, तो इसको इससे जोड़ दें। यहां से एक वायर लें, यहां से एक वायर लें, एक सोर्स ये हो गया, एक सोर्स ये हो गया, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इस तरह से हम ऐड करते हैं तो टोटल टाइम इसने कितना लिया था t1, इसने कितना लिया t2। अगर दोनों हम जोड़ देते हैं एक साथ तो दोनों का दोनों टोटल टाइम लेंगे t और वो किसके इक्वल होगा t1 प्लस t2 के, मतलब टाइम ज्यादा लेंगे वो। इससे बढ़िया तो अकेली रोड थी वही गर्म कर ली थी, लेकिन अगर उनको सीरीज में जोड़ दिया तो टाइम और ज्यादा लेंगे वो। ठीक है बेटा, दो चलो। तो पहला केस हो गया, जब सीरीज में जोड़ेंगे तो दोनों का टोटल कंबाइंड टाइम लगेगा उसको उतना टेम्परेचर गर्म करने में जितना कि अकेली रोड ले रही थी। 10 डिग्री था, 20 डिग्री जो भी था, डेल्टा थीटा टेम्परेचर के लिए। हो गया, चलो। उसके बाद हम करेंगे सेकंड का, इफ बोथ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नोट करो उसके बाद, इफ बोथ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नंबर सेकंड पार्ट, if both elements are connected in parallel। हो गया बेटा, अगर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो फिर हीट वही आएगी सेम, H इक्वल टू वी स्क्वायर टी डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट जो होगा पैरेलल में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं बेटा, पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसके इक्वेशंस का नाम चेंज कर दिया बाद में। ये कितनी आ जाएगी, इक्विवेलेंट का 1 बाई ये हो जाएगा बेटा R1 और ये आ जाएगा 1 बाई R2। ठीक है, ये हो गया R इक्विवेलेंट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं इसको यहां मिटा के बेटा ऊपर ले देता हूं साथ। ठीक है बेटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, मिटा रहा हूं और ये हो जाएगा मैथमेटिक्स में क्या, हम इस फॉर्मूले को ये कह सकते हैं ना बेटा कि v स्क्वायर t मल्टीप्लाई बाई 1 बाई आर इक्विवेलेंट, कह सकते हैं ना। एंड 1 बाई आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट, इसको नंबर 3 मान लिया मैंने, 3 होली थी वैसे बेटा, इसको नंबर 4 कर देना। ठीक है, एंड 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो पैरेलल में होते हैं वो किसके इक्वल होता है बेटा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, इसके इक्वल है। इसकी वैल्यू पुट कर देना, कितनी आ जाएगी, अगर इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करें तो ऊपर तो आ जाएगा बेटा कितना, R1 प्लस में R2, नीचे आ जाएगा R1। ठीक है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, पुट इन 4। एक काम और कर लो, एक काम और कर लो, R1 R2 की वैल्यू पुट कर दो, सीधे क्यों बढ़ा रहे हो, सीधा बढ़ाए, इसमें वैल्यू पुट कर दो, किसमें, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू पुट कर दें और फिर इकट्ठा रख देंगे।
R1 उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या आएगा, h डिवाइड बाई v स्क्वायर t1 प्लस R2 आएगा उल्टा h डिवाइड बाई v स्क्वायर t2। ठीक है, दोनों में h बाई v स्क्वायर कॉमन है, ऊपर बचेगा 1 बाई t1, यहां बचेगा 1 बाई t2 बचेगा। अब पुट कर दे इक्वेशन नंबर मान लो 5, इस 5 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, पुट इन 4, पुट इन 4, तो h इज इक्वल टू v स्क्वायर t इंटू सीधा कर दो इंटू 1 बाई आर इक्विवेलेंट, 1 बाई आर इक्विवेलेंट ये रहा, h डिवाइड बाई v स्क्वायर इंटू 1 बाई t1 इंटू 1 बाई t2, h से h कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, तो यहां जो t आया, t इधर जाएगा, इधर जाएगा t, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। दिस इज रेसिप्रोकल एडिशन, और आपको इतना तो पता ही होगा रेसिप्रोकल एडिशन का मतलब होता है, अगर मान लो कोई भी टाइम इसने लिया 5 सेकेंड, इसने लिया 1000 सेकेंड, तो जो t आएगा ना वो स्मॉल वैल्यू से भी कम आएगा, 5 से भी कम आएगा। अगर ये 1 सेकेंड भी है और ये 1,00,000 सेकेंड भी है, तो t जब निकालोगे रेसिप्रोकल से तो 1 सेकेंड से भी कम आएगा। इसका मतलब टोटल जो टाइम लगेगा पानी गर्म होने में उतना ही, यानी जो डेल्टा थीटा टेम्परेचर तक बढ़ाने में टाइम कम लगेगा। अकेली रोड T1 जो लिया था या T2 जो लिया उस टाइम, उन दोनों से भी क्या लगेगा कम। तो यूजफुल कौन सा होगा कि अगर हम रोड को कैसे जोड़े कि पानी जल्दी गर्म हो, यानी उतना टेम्परेचर जितना हमें चाहिए था उतना मिल जाए, तो कैसे जोड़े, कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको पैरेलल जोड़े। और पैरेलल कैसे होती है कि एक रोड ये होगी, एक रोड ये होगी, दोनों रोडों का इस एंड से कनेक्ट, इसका इससे कनेक्ट, और दोनों को सोर्स से जोड़ दें। अगर ऐसे रोड जोड़ेंगे तो पानी जल्दी गर्म होगा, चाहे केटल के अंदर हो, चाहे हम किसी ड्रम में पानी गर्म करें, चाहे कहीं भी गर्म करें पानी को गर्म करना, कोई भी हीट करना, प्रोड्यूस करना होगा तो रोड ऐसे ही ऐड करें, ऐसे जोड़े। आप नोट करते होंगे, आपने देखा होगा जैसे सर्दियों में हीटर जो आते हैं, हीटर कौन से, जो रूम हीटर लगे होते हैं जिसमें रोड होती है, हीटिंग रोड, तो हीटिंग रोड वो सभी के सभी पैरेलल होती है, 1 रोड 2 रोड 3 रोड ऐसे जुड़ी होती है। ऐसे नहीं है कि एक ही रोड को लंबी लगा दी हो, अगर एक ही रोड लंबी होती तो उतना जल्दी गर्म नहीं करता रूम, जितना जल्दी वो छोटी छोटी रोड्स उनको पैरेलल में जोड़ के हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि क्या उनको पैरेलल में जोड़े या सीरीज में जोड़े, पैरेलल में या सीरीज में कब ज्यादा यूजफुल होगा, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, चलो हो गया। ठीक है, और करते हैं अगला क्वेश्चन। और देखो बेटा, जैसे कुछ एक और लेते हैं क्वेश्चन में, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी है। यहां से ए बैटरी ऑफ 6 सेल, a battery of 6 cell, each of EMF 2 volt, each of EMF 2 volt, and internal resistance 0.5 ohm, is being charged by DC mains of EMF, DC mains of EMF 220 volt, using an external resistance using an external resistance by using an external resistance
external resistance of 10 ohm, what will be the charging current, और क्या है सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस, what will be number 1 charging current and number 2 terminal potential difference across the battery. Across the battery. एक बैटरी है जिसमें 6 सेल लगे हुए हैं, हर सेल की कीमत है 2 वोल्ट, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 और उसको चार्ज किया जा रहा है एक डीसी वोल्ट बैटरी से, बड़ी बैटरी से, जिसकी पोटेंशियल है 220 वोल्ट, ईएमएफ है 220 वोल्ट बाय यूजिंग, और उसी के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है 10 ओम का। तो व्हाट विल बी, क्या होगा चार्जिंग करंट जिससे वो बैटरी यानी जो सेल हो ना, सेल ये जो ऊपर वाली बैटरी है ये चार्ज हो रही होगी, ठीक है, ये मेन सोर्स है, ये इसको क्या कर रही है, चार्ज कर रही है। एंड नंबर 2 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, और उस बैटरी के अक्रॉस जो हमने सेल है उसके पास, उसके में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगी, वो भी निकालनी है। अगर कहो तो इसका डायग्राम बना रहे, डायग्राम कैसा होगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा सेल, इसमें 6 सेल है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेल है, तो ये तो होगी बैटरी ऊपर वाली, उसी के साथ में सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, एक का है 0.5। उसके बाद ये बैटरी जोड़ रखी है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, मेन बैटरी है बेटा, ठीक है, ये मेन सोर्स है 220 वोल्ट का, ये ऐसे जोड़ दिया हमने, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम का बेटा, ये बैटरी है, और ये चार्ज कर रहा है इसको, इसका मतलब यहां से करंट फ्लो कर रहा है सेल के अंदर, अगर सेल से ड्रॉ होता है करंट तो ऐसे करंट आता है। तो ये इसका डायग्राम बनेगा, अगर डायग्राम बनाए तो, डायग्राम है नहीं, मैंने अपने आप बनाया इसको देख के ऐसे। तो क्वेश्चन नोट कर लिया हमने, 6 सेल है, सभी की ईएमएफ है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 0.5, ये दो बातें नोट करना है। तो लेवल में ही कर देता हूं थोड़ा सा, इतना होता ना, ठीक है। देखो सॉल्यूशन बेटा इसका, तो आप ये बताओ सभी सेल किसमें है, सीरीज में, तो सीरीज में होगा तो टोटल ईएमएफ कितना होगा, नेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी, नेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितनी होगी, एन होती है, तो 6 है तो हमारे पास 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12 वोल्ट, कोई टर्मिनल उल्टा भी नहीं है, ठीक है। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है एनआर, यानी कि 6R, तो 6 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 0.5, कितना आ जाएगा 3 ओम। तो बैटरी का नेट ईएमएफ हो गया, बैटरी का नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल लेना सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा सर्किट का, पूरी सर्किट की बात करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना आएगा, ये और प्लस में ये और उसमें ये ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 3 + 10 कितना हो गया 30, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का 13 ओम, ठीक है। अब बताओ सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो ये तो है, कितने करंट से वो बैटरी चार्ज हो रही होगी, यानी कितना करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट में, तो करंट या चार्जिंग करंट एक ही बात है यहाँ पे, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब आप बताओ टोटल ईएमएफ कितना होगा, इसको ये चार्ज कर रहा है
तो इसके एरिया में थोड़ी ना आएगा, इसका और इसका। अब जितना ये इसको चार्ज करेगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, या हम सीधा से कह सकते हैं इसका प्लस इसके प्लस से कनेक्ट है ना। जब बैटरी का प्लस से प्लस कनेक्ट होता है तो ये आपको पढ़ाया था अच्छे से कि अगर ये माइनस है या प्लस प्लस हो ऐसे जोड़ दिए जाए। इसकी कितनी वोल्ट है, कितनी वोल्ट इसकी 12, इसकी वोल्ट है 12, इसकी कितनी है 220। तो अब बताओ नेट ईएमएफ कितना आएगा इन दोनों एंड के बीच में। चाहे उल्टा हो कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ पे क्या आ जाए नेगेटिव, ये आ जाए पॉजिटिव, ये आ जाए पॉजिटिव, ये आ जाए नेगेटिव, एक ही बात है। बताओ ए और बी के बीच में यानी पूर्ण सर्किट के अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अगर प्लस से प्लस कनेक्ट होता है, माइनस से माइनस कनेक्ट होता है तो अपोजिट पोलैरिटी होती है, तो माइनस होती है, नेट ईएमएफ माइनस घटेगी दूसरे से। तो ये नेट ईएमएफ जो बनेगी बेटा वो आएगी 220 माइनस 12 और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 13। तो कितना आएगा बेटा वो, कितना बचेगा 208, ठीक है, और डिवाइड बाय 13 कितना हो गया, कट जाएगा क्या, तेरे कम 13 और 13 सिंह 78, ठीक है, तो 7 होगा ना, ठीक है। तो करंट जो आ गया वो आ गया 16 एम्पियर, आ गया समझ में। तो फर्स्ट पार्ट हो गया करंट या चार्जिंग करंट। सेकंड पार्ट क्या, जितना डायग्राम बना लिया करो ताकि समझ में आ जाए हमारे। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। इस बैटरी के अक्रॉस कितनी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगी, कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होती है बेटा, V इक्वल टू एक तो होती है E माइनस आई आर, एक होती है E प्लस आई आर। कॉन्सेप्ट दोनों बताए थे। अगर सेल में बैटरी में करंट जा रहा होगा तो क्या होगा, चार्जिंग हो तो E प्लस आई आर, और सेल से करंट आ रहा होगा तो E माइनस आई आर। तो ये क्या बनेगा E प्लस आई आर। वेल पुट कर दो, बस आ गया, हो गया सब। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। E कितना हो गया 12 प्लस I कितना है 16, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 3, इसी इंटरनल रेजिस्टेंस 3, तो कितना हो गया 48 प्लस 12 कितना हो गया 60 वोल्ट। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा अक्रॉस द बैटरी वो कितना वोल्ट आ जाएगा 60 वोल्ट। ये ऐसा इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसमें लिखा होता है लेड एसिड बैटरी, बात एक ही होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट करेगा। हो गया, चलो और क्वेश्चन करते हैं एक बार इसमें। हमारे पास सिर्फ 4 आइडेंटिकल सेल हैं, 4 आइडेंटिकल सेल्स हैं। मैं सीधा क्वेश्चन ही बना दूं, इसमें कर दें। इसमें ये डायग्राम है इसका, एक सेल ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक और सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको हम जोड़ेंगे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, ये 15 ओम है, 15 ओम है, ये भी 15 ओम है, ठीक है। और ये सभी बैटरी की ईएमएफ जो है आइडेंटिकल सेल है 2 वोल्ट। ये सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इस क्वेश्चन को उसने पूछा है, इसने कहा है गिवन क्या है कि टर्मिनल वोल्टेज of the equivalent cell as read by an voltmeter is 1.6 volt, is 1.6
6 volt. Calculate the internal resistance of the cell. Calculate the internal resistance of the cell. Internal resistance of the cell. हमें इन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अब चाहिए। हमारे पास 4 सेल हैं, चारों आइडेंटिकल सेल हैं, चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 2, और सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस है R और 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 15 ओम 15 ओम के। उसने कहा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द इक्विवेलेंट सेल, जो इनका इक्विवेलेंट जो सेल बनेगा एक, एज रीड बाय वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is 1.6 volt, means terminal potential difference across the cells वो कितना होगा? 1.6। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा इन सेल का? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है 1.6 है, तो ये नोट कर ले, मैं इसको मिटा रहा हूँ टेबल में। कर लिया? ठीक है, देखो तो आप ये बताएं इस सर्किट का नेट ईएमएफ कितना है? पहले तो इन सेल नेट ईएमएफ ऑफ द सेल्स, सॉल्यूशन देखो, नेट ईएमएफ ऑफ द सेल्स, अगर सारे पैरेलल ही हैं तो नेट ईएमएफ ई तो होती है, ई दिस इज इक्वल टू 2, 2 ही रहेगी, सीरीज में होता है तो एनआर होती है। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट इंटरनल रेजिस्टेंस दिस इज R बाई जितने होते हैं डिवाइड बाई कितने हैं? 4, तो R बाई 4। दो बातें क्लियर। नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल, तो ये आ जाएगा 15/2। ठीक है भाई, तो ये सर्किट इस टाइप से बन जाएगी कि भाई ये सभी सेल हो गए, इन सभी सेल की ईएमएफ होगी 2 वोल्ट, ये हो गया सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? R/4 ओम। उसके बाद नीचे एक रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये नेट रेजिस्टेंस हो गया, ये आ गया 15/2 ओम, जो R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का, और ये बन जाएगा, ये सर्किट बन जाएगी। और उसने कहा है इसका जो पोटेंशियोमीटर जो मेजर करना, पोटेंशियोमीटर नहीं वोल्टमीटर जो मेजर कर रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो 1.6 है, तो वो क्या मेजर करेगा? वो इसके अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस या इसके अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, यानी इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस उसने मेजर की 1.6 वोल्ट, आइदर दिस आइदर दिस। ठीक है, तो अगर मैं यहां ये V इक्वल टू आई आर लेके चलूं तो बेटा R तो हमारे पास दे दिया, क्या निकलेगा? I निकलेगा। तो आप एक काम करें, करंट निकाल दे सर्किट से करंट निकाल दो, कितना आएगा बताओ? तो हमारे पास नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.6। उसके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 15/2। तो हम इस सर्किट के अंदर क्या निकाल सकते हैं? करंट निकाल सकते हैं। करंट कितना आएगा? मैं ये मिटा रहा हूं, नेट करंट इन द सर्किट, नेट करंट इन सर्किट, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज डिवाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये बातें हर एक क्वेश्चन को मैं अलग अलग बता रहा हूं बेटा, अलग अलग क्वेश्चंस बता रहा हूं सभी, तो सभी ध्यान दे लें, हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 1.6 डिवाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 15/2। तो ये आ जाएगा 3.2 डिवाइड बाय 15। ठीक है, और वो थोड़ा काटो इसको, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय
150 कितना आ जाएगा ये 125, तो 16 डिवाइड बाय 125 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमें निकालना है उन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R। कितना होगा R, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा R/4, तो हमें R फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, लगा दो भाई। तो इसके अक्रॉस मैंने क्या निकाल दिया भाई कि अगर टर्मिनल वोल्टेज ये है, ये रेजिस्टेंस है, तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो करंट हो गया ये। फिर मैं इसकी टर्मिनल वोल्टेज, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, वो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, एंड V इक्वल टू E माइनस आई आर, एंड टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, पहले मैंने क्या लगाया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ के उससे करंट निकाल दिया। अब मैं इसको इसी के साथ करके देखो, सेल के साथ टर्मिनल वोल्टेज का केस लगा दो, तो 1.6 इज इक्वल टू ईएमएफ कितनी है हमारे पास, 2 वोल्ट है, 2 माइनस करंट कितना है 16 डिवाइड बाय 125 इनटू रेजिस्टेंस हमें निकालना है R/4 है ना, R/4 इक्विवेलेंट डाल देना बेटा, क्योंकि सर्किट का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R/4, तो V इक्वल टू E माइनस आई इंटू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको आप कर लें सोल्व, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हमारे पास वो इधर आ जाएगा, कितना बचेगा बेटा, ये काट दें, तो ये आएगा 4R डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू 2 माइनस 1.6। एक बार नोट करो बेटा इसको, तो मैं कर ही देता हूं इसको, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 125 डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाई ये करना 0.4 यानी कि 4/10। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, ये 2 और ये आ गया 25, तो ये आ गया 25/2 यानी 12.5। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 12.5 ओम, 12.5 ओम, ये होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, नोट करो सर इसको बेटा जल्दी से। फिर और करते हैं एक आध क्वेश्चन इसमें। हो गया, ठीक है, आगे देखो। उसके बाद एक क्वेश्चन और है बेटा, और देखो इसमें सेल का क्वेश्चन एक और ले लेते हैं पहले हमारे। n रोज, हम m लेते हैं, m ले लो, m रोज containing n cells containing n cells in one row are joined in parallel, are joined in parallel. Are joined in parallel. Maximum current is drawn from this combination. Maximum current drawn from this combination in a 3 ohm resistance. In a 3 ohm resistance. If the total number of cells, if the total number of cells used is 24 and internal resistance of each cell, and see लगा तो R, internal resistance of each cell है 0.5 ohm. Find the value of m and n. m की वैल्यू, n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको।
फाइंड m and n, ये क्वेश्चन। m टोटल रोज है, n सेल है हमारे पास, यानी कि मैं कहता हूं भाई ये हमारे पास ऐसे क्या है, ये n है। टोटल हमारे पास m रोज है ऐसे, ठीक है। अब मैक्सिमम करंट सर्किट से जो ड्रॉ हो रहा है फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इन ए 3 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है जो है 3 ओम रेजिस्टेंस, जिससे मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो रहा है। इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स 24 है तो, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कोई भी एक हो गया, कितना है 0.5, तो 0.5 इसका होगा, 0.5 जितने भी होंगे आगे, टोटल 24 है। तो m कितने हैं, n कितने हैं, टोटल कितने हमारे पास रोज हो, और टोटल हमारे पास एक रोज में कितने सेल हो, और टोटल हमारे पास सेल है 24, यानी सीधा सही तो कह सकते हैं कि m इंटू n तो कितना होगा 24, ठीक है। अब कंडीशन देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, ये कॉन्सेप्ट मिक्सिंग है, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल है। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होती है बेटा, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में मैक्सिमम करंट के लिए, और मैक्सिमम करंट के लिए, इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था मैंने, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो था, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is equal to total internal resistance, ये तो था बेटा। तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मिक्स ग्रुपिंग में हमने पढ़ा था बेटा, वो था NR डिवाइड बाय N, NR डिवाइड बाय N। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखें, N है नंबर ऑफ सेल इन वन रो एंड M आर द नंबर ऑफ रोज। उल्टा दे सकते हैं पेपर में, उल्टा उसको देख रहे हैं ना। तो R इक्वल टू NR बाय M, वेल पुट कर दे, R कितना है 3 इज इक्वल टू N कितना है हमारा, N तो निकालना ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 डिवाइड बाय M, ठीक है। तो यहां से 0.5 इधर जाएगा, तो N डिवाइड बाय M इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 0.5, 0.5 का मतलब ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 5 2, ये कितना हो गया 6, तो n इक्वल टू कितना आ गया 6n, मल्टीप्लाई कर दो इसको, n इक्वल टू क्या आएगा 6 ऑफ m। तो जब n इक्वल टू 6m आ गया, तो वापस इस n की वैल्यू उठा के यार दो, तो नोट कर लिया। इस n की वैल्यू उठा के यार दो, पुटिंग फर्स्ट, तो m इंटू 6m इज इक्वल टू 24, 6 4 24, m स्क्वायर इक्वल टू 4, तो जो m आया वो कितना है 2, m2 आ गया, तो n कितना आ जाएगा डिवाइड बाय 2, तो 12 आ जाएगा, n आ जाएगा 12, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मैंने एक और क्वेश्चन आपको करवा दिया, ठीक है। चलो सबसे हटके एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं मैं, जो मिक्सिंग ऑफ है हमारे पास, पावर भी और रेजिस्टेंस भी और टेम्परेचर भी, मिक्सिंग सब मिक्स उसके अंदर कर लिया नोट, ठीक है। देखो आगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं बेटा, आप भी अच्छे से क्वेश्चंस को लगातार करते रहे, ना कि इसको नेग्लेक्ट करके छोड़ दे सारे, तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो गए, कोई बात नहीं बेटा, न्यूमेरिकल्स ही आते हैं आईआईटी और नीट के एग्जाम में, बहुत कम थ्योरी आती है, बहुत कम थ्योरी, तो डीपली पढ़े बेटा, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े। आगे देखें, द पावर ऑफ द हीटर इज 5 N, पावर ऑफ ए हीटर, पावर of a heater is 500 watt at 800 degrees Celsius. What will be its power? What
will be its power at 200 डिग्री सेल्सियस इफ अल्फा। अब अल्फा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, याद होगा थोड़ा बहुत। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल वो है 4 इंटू 10 टू पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ये आपको दे रखा है। उसने क्या, पावर ऑफ ए हीटर, एक हीटर की पावर 500 वाट है 800 डिग्री सेल्सियस में, तो उस हीटर की पावर क्या होगी 200 डिग्री सेल्सियस में। यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड भी है, पावर भी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी है, यानी रेजिस्टेंस भी आएगा। कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो फिर वही कॉन्सेप्ट हमारा क्या चीज, रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट। पावर और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होती है, वी नो। यानी किसी भी हीटिंग एलिमेंट का किसी का भी हम क्या निकालना हो, अगर रेजिस्टेंस निकालना हो, पावर दे रखी हो तो कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। ठीक है, और उसको ये तो उसने नहीं कहा कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज किया, नहीं किया उसने। तो इसका मतलब ओनली पावर और किससे रिलेटेड है, रेजिस्टेंस से। और पावर रेजिस्टेंस से क्या है, इनवर्स है। यहाँ पे पावर इज इनवर्स टू रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो हम क्या करें, रेशियो निकाल दें। एक तो पावर किस पे, 800 डिग्री सेल्सियस, निकालनी किस पे, 200 पे। तो पावर एट 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री डिवाइड बाय पावर एट 800, दोनों का अगर रेशियो निकालें तो इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा R800, नीचे आ जाएगा R200। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में ही R इंटू 800 नहीं है, यह है 800 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस है, ये है बेटा इसका कॉन्सेप्ट। आ गया भाई। अब बात ये है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में क्या रिलेशन थी, एंड वी नो, एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस ये था ना बेटा, आर टी जो लिखा था, आर एफ जो लिखा था हमने फाइनल, याद होगा, आर एफ इज इक्वल टू, आर इनिशियल लिखा था या आर नोट लिखा था, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखा था नहीं, ये सामने बस इसी फॉर्मूले को यूज कर लो। इनिशियल रेजिस्टेंस दोनों का सेम था, एक मटेरियल एक ही है। तो आर एफ, ये आर एफ तो है दोनों का, ये आर एफ है दोनों का, इनिशियल दोनों का सेम था, इनिशियल दोनों का टेम्परेचर सेम था। फाइनल टेम्परेचर दे रखा दोनों का 800 और 200, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस कह सकते हो। ये टेम्परेचर डिफरेंस 800 है, एक टेम्परेचर डिफरेंस 200 है, पुट कर दो तो ये क्या बनेगा, तो P200 डिवाइड बाय P800 इज इक्वल टू, इसमें लगाओगे ये फॉर्मूला तो ये बनेगा R नोट 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दें 4 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी टेम्परेचर कितना है इसके अंदर 800 डिवाइड बाई, इसमें कितना आ जाएगा, R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा कितना है 4 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू डेल्टा टी कितना है 200। आर नोट से आर नोट कैंसिल हो गया। P800 दे रखा है, कितना दे रखा है 500 वाट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको सोल्व कर ले, इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, यानी पहले हम रेशियो लेके चलते हैं इसमें, P200 P800 इज इक्वल टू 1 प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा 4 बाई, ऐसे कह सकते हैं ना, यानी 2 जीरो 4 जीरो है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई कितना है 8, भाई 2 जीरो कैंसिल हो गए नहीं, इसमें नीचे भाई 4 जीरो आती, और नीचे ऐसे करोगे इसको तो नीचे कितना आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 4, 2 जीरो उसकी भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और 8 डिवाइड बाय 100। अब इसको सोल्व करना है, कितना हो जाएगा 25 और 100, ऊपर आ गया 8/25, एलसीएम ले लो, सोल्व कर लो। P200
P800 इज इक्वल टू कितना है 25 और 33 33/25 नीचे कितना आ जाएगा और रूट काटो तो उसको आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 25 तो ये आ जाएगा 25 और 2 27 27/25 ये हो जाएगा कैंसिल आंसर आ गया 33/27 ठीक है क्वेश्चन नोट कर लिया नोट देखो तो कितना है ये आ गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो साथ साथ तो P200 निकालना था वो आ गया P800 मल्टीप्लाई बाई 33 डिवाइड बाई 27 P800 कितना था 500 33 डिवाइड बाई 27 वाट आ जाएगा मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो आंसर आ जाएगा ठीक है तो भाई मैंने मेरे हिसाब से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है हीटिंग एलिमेंट के लिए लेके पावर को लेके टेम्परेचर को लेके कोई भी सेल का हर एक टाइप का 2-2 3-3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए बहुत न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दिए इस चैप्टर के ठीक है बेटा तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से क्वेश्चंस करें ठीक है बाकी भगवान पे छोड़ दें सब इनमें से आएगा थोड़ी मेहनत करें अच्छे से बस ठीक है अगले चैप्टर में अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम कम्युनिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद उनका जो क्या क्या हम जो कैपेसिटेंस के अंदर पढ़े थे सभी जो मेथड क्या क्या मेथड थे वो मेथड उसके अंदर पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए मीटर बेस का किरचॉफ लॉ है और पोटेंशियोमीटर है ठीक है तब तक के लिए खुश रहो आबाद रहो बाय बेटा थैंक यू